कहाँ तक किया था अभी तक? सर वो फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वाले क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन दिया था, सॉल्व करे किए कि नहीं? हम्म सॉल्व किए? नहीं सर, टाइम कहाँ मिला। हम्म नहीं बोलते हो, कोई बात नहीं। सब छोटा मोटा काम के लिए टाइम थोड़ी रहता है हम लोग के पास। सर जो पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था उसमें उसमें सेम आंसर मिला। अच्छा, स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला ट्रायंगल का दोनों का सेम आंसर है। ऐसा क्या? हाँ, कैसे सॉल्व किया जरा बताओ। करंट का डायरेक्शन भी आपको मेंशन था ना? ऐसे जा रहा था हाँ, क्या? ऐसे जा रहा था? ऐसे ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसका लेंथ एल दिया हुआ था, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड किया वो जरा बताओ मेरे को। हम्म कैसे फाइंड किया? सर एक छोटा सा गलती हो गया सर। क्या गलती की है सर बताओ। मैंने बस साइन 45 ले लिया था सर, साइन 60 के बजाय। अच्छा, सही मैं सोचूं कि मतलब सेम कैसे आ गया है। और सेम तब भी नहीं आना चाहिए, वहां यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 3 साइड है, वहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया था। खैर कोई नहीं, गलती है तो गलती ही है। अपन एक ए बी सी ऐसे ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ। यदि आप रिवीजन करके आए हो तो बताइए। ए बी पोर्शन के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सर इनवर्ड। और बीसी पोर्शन के लिए? सर तीनों के लिए इनवर्ड। गुड, तीनों के लिए इन्वर्ट होगा। तो एक के लिए निकाल लें और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सारे तो सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकली सारे प्लेस्ड हैं। चाहे ए बी वायर है, चाहे बी सी वायर है, चाहे सी ए वायर है, पी के रिस्पेक्ट में सारे तो सिमेट्रिकली है ना। तो देख लेते हैं। क्या सॉल्व करके लाए हो क्या आप? सर मैं क्लास में थी। अच्छा थी। अच्छा, मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ आजकल। ऐसा क्या हो गया? ठीक। तो सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो? सर अगर इसके मिड पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस a/2√3 है तो आंसर 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल आएगा। हाँ, तो करेक्ट आपने फाइंड किया है। मतलब डिस्टेंस में इतना कंफ्यूजन क्यों है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में? सर मुझे तो पता ही ना, मैंने तो सर्च की इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, मुझे पता ही नहीं थी क्या होती है। अरे, पढ़ाई नहीं की है बचपन में क्या आपने मन लगा के? हैं? इधर 30 डिग्री होगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल को। ये परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? L/2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ये थीटा पता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ अल्फा 60 डिग्री हो गया और बीटा 60 डिग्री हो गया। दो चीज तो पता चल गया। अब एक चीज चाहिए हम लोग को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो जब थीटा पता है तो कुछ और क्या चाहिए? एक लेंथ पता है और थीटा भी पता है, तो क्या कर दें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। तो tan 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? a/2। बेस क्या है? ए है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? L/2 इंटू tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2
2 से 2 उड़ गया, L/√3। क्या यही आया था? अच्छा, नहीं सॉरी, tan 60 होता है √3, तो L/2√3। यस। ठीक है, इसको क्या और क्या, बाकी तो ए बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पोर्शन ऑफ वायर निकाल लेते हैं। μ0I/4 पाई ए साइन 60 प्लस साइन 60 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो हो गया μ0I/4 पाई ए की वैल्यू क्या होगी, L/2√3 साइन 60 क्या होता है, √3/2 प्लस √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0I/4 पाई L 2√3, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√3/2, ये 2 से 2 उड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 μ0I/4 पाई L। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी ए, और दोनों डायरेक्शन तीनों के लिए क्या इनवर्ड है, तो बस इसके लिए भी क्या है इनवर्ड है इनटू द प्लेन, इसके लिए भी इनवर्ड है इनटू द प्लेन, ये भी क्या इनवर्ड है इनटू द प्लेन। बस बी नेट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देने का, बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 6 μ0I/4 पाई L 18। तो यहाँ आपने जो फाइंड किया है 9/2 μ0I/पाई L, ये करेक्ट आंसर है। क्या है, क्लियर है सारे लोगों को? हम्म, नहीं बोलते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एक और दिया था उसमें क्या आंसर आया है वो बताओ। वो नहीं किया सर, उसमें अल्फा बीटा तो 0 हो गया ना। हाँ तो सही तो है, तो अल्फा बीटा 0 हो गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो सर 0 हो गए, डाउट था अच्छा डाउट है, तो क्या डाउट है वो बताओ, कि कैसे कि 0 हो हाँ मतलब न- हाँ। गया बताओ। अब ये करंट इधर से जा रहा है, ठीक है, अब पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप कहाँ से लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हो, सर आए से मतलब कंडक्टर से। पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर मारते हो वही ना लेते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ सर। पॉइंट पी से। तो अगर आप पॉइंट पी से आप परपेंडिकुलर मारो, ऐसे ऐसे नहीं तो नॉर्मली ऐसे समझो, पॉइंट पी यहाँ ले ली, ठीक है, ये ले लो पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट पी ले लिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे। अब इसको आप क्या करो, इसको खींच के यहाँ ले आओ, थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, अभी यहाँ था, इसको खींच के ऐसे ले आए, ठीक है। तो आप पहले अल्फा क्या ले रहे थे, ये अल्फा था और ये तुम्हारा बीटा था, यही ना। अब इसको पॉइंट पी यस। को खींच के उधर नीचे इधर लेते हो, पी के ये वाले पी डैश पी के पास लेके आओ इसको, तो देखो अल्फा और बीटा 0 नहीं हो जाएगा,
सर 0 हो जाएगा वो समझ आया, पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्यों नहीं वहां पे? बनेगी कि नहीं? तो ये तो खैर यहाँ से अपना वो वाले मेथड से हो गया कि अल्फा की वैल्यू 0 हो गई और बीटा की वैल्यू 0 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गई। ये एक मेथड से अपन आ गया, ठीक है। अब इसका एक्चुअल मेथड मैं यस। बताता हूँ कि कैसे 0 हो रहा है, समझो। यहाँ पे बार्ट सवार्ट लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। अभी करंट इधर जा रहा है ऐसे, आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करना, जस्ट रॉड का एक्सिस पे, एक्सिस। देखो पहले वाले मेथड 1 से पूरा अच्छे से फील आया नहीं होगा, यहाँ से पूरा अच्छे से फील आएगा कि कैसे एक्चुअली 0 हो रहा है यहाँ पे। अब देखना मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग बायट सवार्ट लॉ का यूज करते हैं वो बोलता क्या है, डीबी इक्वल टू क्या बोलता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू डी एल क्रॉस आर, यही है ना, यही है। यस। डीएल क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यस। तो ये ले लो डीएल का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। आर का डायरेक्शन किधर से किधर, सर डीएल के अक्रॉस। फ्रॉम डीएल टूवर्ड्स पॉइंट पी ना, पी की तरफ होता है ना आर का डायरेक्शन। यस। देखो आर करके उधर लिखवाया भी था, तो डीएल किधर है, इधर ही है, तो ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन तो यही हो गया ना, फ्रॉम डीएल टूवर्ड्स पॉइंट पी। देखो लिखा हुआ है फ्रॉम डीएल टूवर्ड्स पॉइंट, डीएल से पॉइंट पी की तरफ। तो बेसिकली ध्यान रखो पॉइंट पी की तरफ आर की डायरेक्शन होती है, जिधर पॉइंट पी है उधर आर की डायरेक्शन, खत्म। डीएल से उसको मिला देने का, तो ये हो गई आर की डायरेक्शन। इसका मतलब है डीएल जो है इधर है और आर भी इधर है, दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, दोनों वेक्टर जो सर डीएल 0। एंड आर वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों तो सेम ही चल 0। रहा है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल, क्रॉस प्रोडक्ट तोड़ो तो डीएल इंटू आर साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई 0, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। आ गया समझ में कि क्यों यस। 0 हुआ, तो ये तो सर तुम्हारा, ये बोलो। पी डैश और पी के बीच में अगर कोई पॉइंट है हाँ ऊपर वाले डायग्राम में, हाँ तो वहां भी 0 होगी। बिल्कुल, इस किसी भी पॉइंट पे ले लो, रॉड का एक्सिस का किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। आप चाहे नहीं सर, एक्सिस पे नहीं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नहीं यहाँ सर, पे, ये यहाँ जो नहीं, रॉड है, हाँ ये जो ऊपर वाला वो ड्रॉ किया आपने, हाँ इसमें जो पी डैश और पी है उसके बीच में अगर कोई पॉइंट है बिल्कुल यहाँ के 0 नहीं साइड, होगा, नहीं होगा। क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी अब उस पे जो फिर पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आएगी ही नहीं। आएगा, वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रॉड को स्ट्रेच करके, अगर मान लो कहाँ यहाँ पे फाइंड करना है ना आपको, तो आपको परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस सर। रॉड को स्ट्रेच करना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। रॉड यहीं तक है, ये मान लो ए से बी है, रॉड ए से बी तक ही है, लेकिन बोलेगा कि इस पॉइंट पी डबल डैश पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें, पी डबल डैश पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो हम लोग को ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। इसीलिए बोला ना कि पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारो, रॉड से परपेंडिकुलर मत देखो, रॉड से परपेंडिकुलर ये हो गया, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर मारना है हमको, ठीक है। तो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर क्या यस। आएगा, यही आएगा ना, तो डी का वैल्यू निकाल लोगे, फिर अल्फा बीटा उसी के हिसाब से निकालोगे आप, अपर एक्सट्रीम के लिए अल्फा, लोअर एक्सट्रीम के लिए बीटा, फ्रॉम परपेंडिकुलर से, तो वहां से क्वेश्चन वो सॉल्व होगा, करवाऊंगा मैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है, सीखने की बात ये है कि रॉड का करंट कैरिंग रॉड या करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। मतलब ये मैं वायर पकड़ लूं, इस वायर में फ्लो कर दिया करंट, ठीक है, तो इस वायर का जो एक्सिस होगा जस्ट वायर पे, मतलब वायर पे जिस जहां पे करंट फ्लो कर रहा है जस्ट वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होते जाएगी, रॉड का एकदम, रॉड के पास मैग्नेटिक फील्ड एकदम 0 हो जाएगा। अब उससे दूर जाते जाओ हल्का हल्का,
तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, सर्कुलर बनती है स्ट्रेट वायर के लिए, सर्कुलर वो तो सिखा रखा आपने, बट उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, अपन ने बायोट-सावर्ट लॉ से प्रूव करा है। और अगर प्रैक्टिकली आप फील करना चाहते हो तो फिर आपको मैग्नेटिक कंपास का यूज करना होगा, देखना होगा। प्रैक्टिकली फील कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका एक्सिस पास जाओगे कैसे आप, हैं? मुश्किल है एक्सिस पास जा पाना। पता चलेगा एक्सिस पे के पास गए और भगवान ने आपको बुला लिया, हैं? तो वैसा काम करने का नहीं है। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी जीरो, दैट इज यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लो, नोट मैग्नेटिक फील्ड along the axis of current carrying wire is zero, है ना? तो स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो। बाकी मेथड 1 से भी हम लोग किया, मेथड 2 से भी कर लिया। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जीरो क्यों हुआ एंगल दोनों वेक्टर के बीच में, ये क्लियर है? कोई भी डाउट है? दोनों वेक्टर के बीच में, अरे सर ये दोनों वेक्टर तो एक ही अलोंग जा रहा है, तो 180 भी तो हो सकता था, ये 180 क्यों नहीं हुआ, ये जीरो क्यों हुआ? तो ऐसा सवाल है तो आप पूछ सकते हो। और क्या अगर सर? है कुछ बोले कि हाँ है, तो मैं बताऊंगा कि ऐसा वो क्यों। ऑडिबल नहीं था, सुना नहीं। हाँ, मैंने बोला कि उसको क्या बोलते हैं, कि अभी इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है कि डीएल और आर के बीच में एंगल 0 डिग्री आपने क्यों बताया, 180 भी तो हो सकता था। तो ऐसा अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो कि क्यों हुआ। तो वो तो डायरेक्शन अलग हो जाएगी ना फिर, डायरेक्शन, 180 डिग्री में तो। डायरेक्शन क्या बोले? फिर अगर 180 डिग्री हुआ तो डीएल की और आर की डायरेक्शन तो अलग हो जाए। हाँ, अलग हो जाएगी, बिकॉज एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है एंगल बिटवीन द टेल्स और एंगल बिटवीन द हेड, ठीक है? दैट इज व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एंगल between the tails of vector or angle between head of the वेक्टर, ठीक है? ये वेक्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन काफी लोग को अदर पे कंफ्यूजन रहता है, तो मैं समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। कि वेक्टर का ये वाला पोर्शन को हेड बोलते हैं और ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन द टेल्स और एंगल बिटवीन द हेड्स। तो डीएल अगर इधर ही जा रहा है और आर भी इधर ही जा रहा है, तो किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आर को इधर ही रहने देते हैं, डीएल को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? तो देखो, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। अभी एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो यहाँ पे थीटा है दोनों के बीच में, अभी दोनों को मिला दिया तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। वही अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहता है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज क्या होता है, एंगल बिटवीन द टेल्स और एंगल बिटवीन द हेड्स, दोनों टेल के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो वहां से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? समझ क्या सकते हो, इसी होता ही है, समझना ही पड़ेगा इसी। क्या बोलते हो, नोट डाउन करिए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट भी लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब जो एक वायर है वो उसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट, मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट है एंड नीचे भी इनफाइनाइट है। इसमें ऊपर में ऐसे फ्लो कर दिया है करंट। अब बोला क्या है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, क्या होगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको दे दिया है विच इज ए। तो ये सिमिलर टाइप नहीं दिख रहा है, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर वाला फॉर्मूला इधर लगना चाहिए क्या, जो वहां पे करवाया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक। सर अल्फा बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ करेक्ट, अल्फा बीटा 90 डिग्री। बी की वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन। कैसे करेंगे अब देखो, अब यहाँ से देखो ना, अब इनफाइनाइटली जा रहा है तो आप यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो इनफाइनाइटली जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, तो जाते ही जाएगा। तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा सा फाइनाइट वायर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे चीटी को ले आते हैं, यहाँ पे छोटा सा चीटी को, उसको क्या लगेगा, वो अगर ऊपर देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि वो ए जो रॉड का हेड है वो उसका हेड का जस्ट ऊपर है, मतलब पॉइंट ए जो है रॉड का एकदम हेड का जस्ट ऊपर है। ये छोटा सा फाइनाइट वायर जो है वो चीटी के लिए क्या है, एज अ इनफाइनाइट वायर काम कर रहा है। तो उसको ये लगेगा एकदम उसका सर के ऊपर है। तो यहाँ से अगर आप एंगल, यहाँ से अगर लाइन एक ड्रॉ करते हो तो वो यहाँ पे क्या ही एंगल बनाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए भी क्या बनाएगा, पॉइंट बी जो रॉड का फुट है उसके लिए भी क्या उसको लगेगा, जस्ट उसका पैर के नीचे ही है पॉइंट बी, तो वहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएगा उधर पे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या इनफाइनाइट है, कोई अंत ही नहीं है, रॉड चलता चला जा रहा है चलता चला जा रहा है। तो आप यहाँ पे बैठ के खड़ा होके देखोगे तो क्या करोगे, यहाँ तो इस इनफाइनाइट रॉड के लिए आप एज ए चीटी ही हो गए ना, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ एंड हो रहा है, तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो देखते जाओगे। ऐसे भी दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और बीटा की भी वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अल्फा इज 90 डिग्री एंड बीटा इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो बस पुट कर दीजिए फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है विच इज ए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 पाई ए इंटू 2, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। तो ये वाला वैल्यू आपको याद रखना है। ये काफी जगह यूज होगा ये वैल्यू, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कर ले, चलो इसको ऐसे ही लिख देता है, एक ही साथ लिख लेना वो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए देख लेते हैं अपन लोग, ये ऊपर जा रहा है एंड इस समय नीचे में इन्फिनिटी नहीं है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्या होगा 90। 90 डिग्री।
बीटा क्या होगा? 0. 0 डिग्री। फॉर्मूला पे पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है क्या हंसिका? गूगल कर रहे हो क्या? हो Yes, गया sir. गूगल? गूगल हो गया? No. क्या होती है वैल्यू बताओ? आपका लैपटॉप अभी आवाज कर रही है। लैपटॉप नहीं था सर, साइड में वो रखा है। साइड में क्या रखा है? पता नहीं सर, साइन 0 की। साइन 0। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। 5 महीने बाद एग्जाम है आपकी, वैल्यू पता नहीं। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगा। पढ़ाई के साथ मजाक मत करो, नहीं तो पढ़ाई आपका मजाक बना देगा। नोट डाउन कर लो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है? नहीं, कैसे? क्यों आपको ऐसा लगा? इसे लगा नहीं, पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, सेम नहीं। अब वो डिपेंड करता है। लॉरेंस फोर्स आगे पढ़ाऊंगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है। अभी मैं दोनों का डायरेक्शन सेम ही दे दूं, मैं बोलूंगा कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही दे दिया, तो सेम ही होगा। तो डिपेंड करता है जैसे, लेकिन अगर चार्ज कोई मोशन में, मान लो ये चार्ज मोशन में, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको पॉइंट पी पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना। किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? जब जो चार्ज है जस्ट यहाँ पे होगा, किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा ना, यही होगा। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बेसिकली चार्ज अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो चार्ज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो वहां पे करंट आ जाता है ना? तो बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो करता है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होगा, dq अपॉन dt। तो चार्ज भी अगर फ्लो कर रहा है तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अभी तक तो मैंने यही बोला था कि चलो करंट कैरिंग वायर के आसपास ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली करंट कैरिंग वायर में भी होता क्या है, उसमें तो चार्ज का ही मोशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो मोशन कर रहा है उसमें, जिसके कारण करंट आया है ना? तो यहाँ पे यस। चार्ज को आप मोशन करा दो, चार्ज को मोशन करा दिए तो करंट आ गया, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी डीएल का डायरेक्शन तुम्हारा ऊपर ही हो जाएगा, आर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इनटू द प्लेन। तो इनवर्ट। हाँ इनवर्ट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो गया ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के ही रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो हाँ ठीक है, अलग अलग यहाँ पे हुआ है, हो सकता है सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लॉरेंस फोर्स आगे पढ़ेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा, तो वहां पे आपको सिखाऊंगा। सेम होगा दोनों, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है नहीं होता है, खैर वो उस समय हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं, सेम हो भी सकती है, वो आप फाइंड कर लेना, कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। सर थोड़ा बोर्ड 2 दिखा लीजिए। ओके। हाँ, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल इन नेचर होता है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इन नेचर है तो उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है।
तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वेरिएबल रखा है, ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल रखा है, कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा। मतलब ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वेरिएबल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट होगा, ये वाला हाथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस समय जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, उस समय दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तब दोनों का डायरेक्शन सेम भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट है। या फिर अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो कंसेप्ट है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आता है तब दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यस सर। हो गया सारे लोगों का, ठीक है। यस। क्वेश्चन ये डिस्टेंस d यहाँ से यहाँ तक नोन है, ठीक है। फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट विथ डायरेक्शन। रॉड कहाँ से कहाँ तक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यही है। पॉइंट ए तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए फाइनल पोजीशन है रॉड का। सर मैंने आपसे पूछा था, आपने क्वेश्चन दे दिया। मैंने उस समय भी बोला था ना, वहां पे कंसेप्ट मैंने एक्चुअली बता भी दिया आपको कि कैसे फाइंड होगा, मैंने तो कंसेप्ट बताया भी वहां पे, फिर मैंने बोला कि इस पे क्वेश्चन दूंगा, तो कंसेप्ट तो वहां बता दिया। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन देते देते भी मेरे ध्यान में था कि आप ये क्वेश्चन जरूर कर लोगे हैं, देखो हो जाना चाहिए। सॉल्व हो गया। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रूट 2√3 इंटू डी। यस। सही तो लग रहा, म्यू नॉट आई अपॉन, चलो मैं आपका आंसर लिख लूँ, म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी इंटू रूट 3, यही बोला है ना। यस। देखो जरा, बट गलती लग रहा है थोड़ा मेरे को। कैसे सॉल्व किया जरा बताओ, अल्फा बीटा की क्या वैल्यू ली है, अल्फा की वैल्यू क्या लिया, 90 बीटा 0। सब गलत, जीरो कैसे ले, सर अल्फा जिस उस पॉइंट से तो 0 ही हुआ ना। नहीं, अल्फा होता क्या है, अल्फा होता है
एंगल बिटवीन अपर एक्सट्रीम एंड परपेंडिकुलर। बीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन लोअर एक्सट्रीम एंड परपेंडिकुलर। बीटा कैसे 0 होगा? लोअर एक्सट्रीम तो यहाँ पे है, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे है, कहाँ 0 है? लोअर एक्सट्रीम और परपेंडिकुलर में तो एंगल कुछ है, हमको तो दिख रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसे। हाँ, अल्फा अपन को फाइंड करना पहले, अल्फा क्या होगा? एंगल बिटवीन अपर एक्सट्रीम एंड परपेंडिकुलर। तो ये एंगल हो गया, थोड़ा अलग पेन से मैं बनाता हूँ। तो ये वाला एंगल हो गया अपर एक्सट्रीम 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री। बीटा क्या हो गया? एंगल फ्रॉम लोअर परपेंडिकुलर टू द लोअर एक्सट्रीम। ठीक है, वहां पे जो मैंने डेरिवेशन किया है उसमें बेसिकली है क्या? बीटा। बीटा हम लोग अल्फा जो लेते हैं, परपेंडिकुलर से ऊपर का एंगल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर से नीचे के लिए पॉजिटिव होता है, यही ना? अभी जो बीटा है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर से ऊपर चला गया ना, देखो। तो बीटा क्या था? परपेंडिकुलर से नीचे के लिए पॉजिटिव था ना, तो हम लोग एंगल ले रहे हैं परपेंडिकुलर से ऊपर, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? -30 डिग्री लेंगे। नीचे के लिए पॉजिटिव लेते तो ऊपर के लिए नेगेटिव, ऐसे नहीं तो और भी ले सकते हो। ये दूसरा केस के लिए अल्फा 90 डिग्री हो जाए। बीटा क्या लेते हो? फ्रॉम परपेंडिकुलर से एंगल लेते हो ना, तो परपेंडिकुलर से एंगल ले लो, ये एंगल लोगे आप, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? क्या होगा? वो एंगल, वही एंगल होगा ना, बीटा तो वही हुआ। परपेंडिकुलर से नीचे जो एंगल बनता है वही है। नीचे यहाँ ये वाला डायरेक्शन से एंगल बना दिया तो कितना हुआ? बीटा 330 डिग्री, 330 डिग्री, 360 -30 तो 330 हो गया। अब चाहे इसके लिए सॉल्व करो, चाहे इसके लिए, आंसर की वैल्यू आएगी से, चाहे इसके लिए करो चाहे इसके लिए। कर देता हूँ सॉल्व में, इसको पकड़ के कर देता हूँ पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई, आप पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ले लूं, ये डी दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? कुछ ए ले लेते हैं, ए की वैल्यू क्या लिखोगे? √3/2d। cos 30 लिखते हैं। cos 30 इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन डी। ए की वैल्यू क्या होगी? डी इंटू cos 30 क्या होता है? √3/2, यही ना? तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू डी इंटू √3/2 इंटू साइन 90 डिग्री प्लस का साइन -30 डिग्री, है ना? देख लो क्या वैल्यू आ रहा है। ये 2 से 2 उड़ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू √3, थोड़ा डायरेक्ट काट दिया मैंने, इसे काटोगे तो 2 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन -30 क्या होता है? साइन का प्रॉपर्टी तो जानते ही हो, साइन -x इक्वल टू क्या होता है? -sin x। तो माइनस आगे पुट कर दो, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू √3 1/2। तो आपकी जो आंसर है वो गलत है, 4 पाई डी इंटू, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर ये वाला पकड़ के चलूं मैं, तो उस केस में क्या होगा? इसके लिए भी कर लेते हैं। क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी इंटू √3 इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 330। तो 330 को थोड़ा सा तोड़े हम लोग, साइन 330 को क्या लिख सकते हो? साइन 360 डिग्री -30 लिख सकते हो क्या? ऐसा लिख सकते हो ना?
यस सर। तो ये लिख दिया। अब साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट में ये जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और साइन के साथ अगर 180 या 360 डिग्री ऐड रहे तो फिर साइन साइन में टूटता है, कॉस कॉस में टूटता है, टेन टेन में टूटता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 30 डिग्री, यही तो वैल्यू होगी। देखो माइनस का साइन 30 डिग्री, ऊपर वाला ही फेस बन गया। तो आपकी जैसे मर्जी लेना हो, परपेंडिकुलर से ऊपर जा रहे हो तो माइनस में ले लेना, परपेंडिकुलर से नीचे जाओगे तो पॉजिटिव में लेना, पूरा घूमना पड़ेगा फिर। तो घूम जाना पूरा, और क्या। घूमने में तो माहिर हो ही आप लोग हैं। तो इधर सेम वैल्यू आ जाएगा, 4 पाई d इंटू, हो गया। कर लो नोट डाउन। और एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर आ भी क्या गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरिएबल इन नेचर है। देखो ये वेरिएबल है कि नहीं, देखो अभी चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, थोड़े टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, थोड़े टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, थोड़े टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो पोजीशन आर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, पॉइंट पी से चेंज होता रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल इन नेचर है। और मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरिएबल है, उसके लिए भी तो आर चेंज हो रहा है, डीएल और आर के बीच में एंगल चेंज होता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी वेरिएबल है, इसीलिए दोनों क्या है? एक दूसरे का परपेंडिकुलर आ गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही होता है, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ आ भी गया है। हो गया सर। ठीक, हो गया अनिदिता आपका भी? यस सर। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ क्या? हाँ सर। ओके, लिखो, टॉपिक डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। ठीक है, मतलब इस समय अब क्या हो रहा है कि जो करंट है एक सर्कल का एक छोटा सा आर्क काट लिया है और उसमें करंट का फ्लो कर दिया। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे, एट सेंटर। एकदम छोटा सा नन्ना मुन्ना प्रूफ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। सर्कुलर सर्कल का एक छोटा सा आर्क काट लिया है, इस आर्क का सेंटर है, इसको भी पी ही नाम दे देते हैं। ये जो एंगल है पॉइंट पी पे, दैट इज इस आर्क का जो सेंटर है वहां पे जो इस आर्क का जो एंगल है टोटल, वो आपको अल्फा गिवन है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर दिया है। कोई बताएगा कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंशिका आप बताओगे, पॉइंट पी पे इस पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स। कैसे? हैंड को नीचे की तरफ वो करेंगे और उसमें मतलब कि जो थंब है वो हमारी साइड आएगा, सो वो आउटवर्ड। आप दिखा दो। तो हैंड को ऐसे प्लेस करेंगे। क्यों ऐसे क्यों प्लेस करें? तो पी नीचे की तरफ है। हाँ, पी नीचे की तरफ है तो
तो अब उसको फिंगर्स को अंदर की इनवर्ड्स की तरफ वो करेंगे और थंब हमारी साइड आएगा तो आउटवर्ड। ठीक है, एनी दीदी आप बताइए। सर ये आउटवर्ड होगा सर, क्योंकि मैंने भी उसी तरह ऊपर को फिंगर्स किया, फिर उसको इस तरफ लिया, तो फिर मेरा जो थंब है वो बाहर की तरफ आ रहा है। यदि आप बताइए। सर इनवर्ड्स। इनवर्ट होगा। कैसे? डीएल का डायरेक्शन किधर होगा? करंट के डायरेक्शन। करंट। कोई भी पार्ट एक पकड़ ले, ये वाला पार्ट पकड़ लेते हैं डीएल का। आपका मर्जी, जो बोलोगे वो पार्ट पकड़ लूंगा। बोलोगे ये सर ये पकड़ लो, ये बोलो ये पकड़ लो, ये बोलो ये जिसके लिए बोलो उसके लिए पकड़ूंगा, सबके लिए डायरेक्शन है। छोटा सा पोर्शन पकड़ लेते हैं। क्योंकि हम लोग छोटा पोर्शन क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि जो बायोट सावर्ट लॉ होता है वो ट्रू होता है सिर्फ एलिमेंटल आर्क के लिए, एलिमेंटल पोर्शन के लिए ही वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसलिए मैंने वहां पे बायोट सावर्ट लॉ में डीबी लिखा है। तो dx एलिमेंटल लेंथ के लिए एलिमेंटल छोटा सा मैग्नेटिक बायोट सावर्ट लॉ होता है, छोटा सा पोर्शन के लिए ही हम लोग फाइंड करते हैं। फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करके थ्रू आउट द जो भी लेंथ होता है उसके लिए फाइंड कर लेते हैं। इसीलिए छोटा सा पोर्शन के लिए देख लो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, ये होगा ना डीएल का डायरेक्शन। आर का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स पॉइंट पी, अभी सिखाया आपको। ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन होगा। अब फर्स्ट वेक्टर क्या है, डीएल है। सेकंड वेक्टर क्या है, आर है। तो फर्स्ट वेक्टर के अलाउंग पाम को रखो, ऐसे ऐसे रखोगे ना। ये खोलना किधर है, सेकंड वेक्टर के अलाउंग खोलो। डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, बाहर कहाँ आ गया, तो इनटू द प्लेन होगा। डीएल इधर, आर कैसे किया आपने अंशिका, क्या कर रहे हो आप? सर मेरे को लगा उस दिन आपने बोला था ना कि पाम को उस साइड नहीं रखना, तो मैंने डायरेक्शन नहीं चेंज की, कि मैंने उसको वहां पाम को पे एक ही एकदम लाइन साइड। बाय लाइन लिखाया भी है कि पाम को किधर रखना है, हाथ को किधर रखना है। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आता है तो जरा पढ़ के देखो वहां क्या लिखा है। आपको आपने लगा, ये बोला आपके लगने से कि इधर हाथ को, कुछ चेंजिंग नहीं हो जाएगा, आपके लगने से चीज नहीं बदल जाएगा, जो मैंने लिखाया वो आपने होता है। आपने बोला था कि हाथ को ना इस साइड भी नहीं करना और इस साइड भी नहीं, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी, वो जैसे राइट हैंड हम जैसे खोलते हैं ना वैसे रखना है। मैंने नहीं बताया ये किधर खोलना है। ये तो बोला था कि पाम की डायरेक्शन पी की तरफ होनी चाहिए, पर आपने ये बोला था कि हैंड को ऐसे नहीं रखना है। कैसे नहीं रखना? लाइक हैंड की डायरेक्शन जैसे हम राइट हैंड को ऐसे खोलते हैं तो हाँ, उसको इस साइड ऐसे रख के नहीं देखना है। ये क्या बोल रहे हो आप? क्यों नहीं हम देख सकते हैं, जिधर होगा आर पी का डायरेक्शन उधर खुलेगा। वो पी का डायरेक्शन ऊपर होता तो ऊपर खुलता, पी का डायरेक्शन नीचे है तो नीचे खुल रहा है। पढ़ा रहा हूँ, आम समझ रहे हो इमली, कैसे होगा? बट मैंने भी कसम खा रखी है, बिना समझाया तो छोड़ूंगा नहीं मैं, समझना पड़ेगा। डीएल इधर जाएगा, आर के लॉन्ग इसको रोटेट करना, थंब इनवर्ट जाएगा। अनिदित्या, क्या क्यों कंफ्यूजन हुआ आपको? कंफ्यूजन क्यों हुआ? मैंने हाथ गलत ही में ले लिया था इसलिए। ध्यान दो, लिखवाया है पूरा डायरेक्शन पे, मैंने 1.5 लेक्चर लिया है। कोई इतना टाइम नहीं देता है 1.5 लेक्चर। ठीक है, चलो नीचे फिगर बनाते हैं।
ये क्या है तुम्हारा अल्फा, ये क्वेश्चन में जो गिवन था वो लिया हम लोग, ये आई जा रहा है। अब क्या करें, बार्ट से बार्ट ला तो छोटा सा पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमको देता है, बाद में इंटीग्रेट करना होता है, तो छोटे सा पोर्शन के लिए निकाल लेते हैं। छोटा सा, ये छोटा सा थिकनेस dl थिकनेस कट कर लेते हैं, ये जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, मतलब थीटा पे डी थीटा का स्ट्रिप कट किया, थीटा पे डी थीटा, यह है तुम्हारा डी थीटा, थीटा पे डी थीटा का स्ट्रिप कट किया, ठीक है। तो इस छोटा सा ये जो डीएल कट किया है उसके लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड कर लेते हैं। डीएल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, आर का डायरेक्शन, हाँ इसका आर भी आपको गिवन है, ठीक है, रेडियस। अब ये तुम्हारा हुआ, ये आर का डायरेक्शन इधर ही हो गया, है ना। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, इनवर्ट, ठीक है। तो इस छोटा सा डीएल पोर्शन के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल इज डीबी, छोटा सा करंट के लिए, छोटा सा स्ट्रिप के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसको कैपिटल आर ले ले क्या, छोड़ो इसको ए ले लेते हैं, बाई आर क्यूब इंटू डीएल क्रॉस आर, यही करते हो। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है वो बताओ, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, कोई भी बताइए। 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि जो जो डीएल थिकनेस है काफी कम है, वो एज अ पॉइंट कंसिडर कर सकते हो आप। तो कोई भी सर्कल है, सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वहां से सेंटर से अगर कुछ पास कर रहा है तो ये तुम्हारा क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है, सर्कल का ही वो प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया, डीबी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। और आर का वैल्यू है क्या यहाँ पे, आर का वैल्यू जो है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए ही है ना, रेडियस, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या है, आधी है, तो ले लो, डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए क्यूब इंटू डीएल इंटू ए, एक ए से एक ए उड़ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू डीएल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। छोटा सा प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये आर्क लेंथ अगर डीएल है, ये अगर डी थीटा है, या फिर वो छोड़ो, ये अगर एल है, ये अगर थीटा है, ये अगर आर है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है सिमिलरली, ठीक है। तो ऊपर तो डी थीटा है ना, तो डी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, डी एल अपॉन ए हो जाएगा, सेम यहाँ पे पुट कर दो, म्यू नॉट आई ए इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, अभी भी एक ऐसे एक उड़ गया, तो डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई ए। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से इंटीग्रेट करें अपन लोग, एक बार स्ट्रिप को यहाँ ले आओगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर स्ट्रिप को ये पॉइंट ए पे अगर स्ट्रिप को ले आओगे तो थीटा की वैल्यू 0, पॉइंट बी पे लाओगे तो थीटा की वैल्यू फिर अल्फा हो जाएगी, तो इंटीग्रेट कर दो थ्रू आउट, 0 से अल्फा, जीरो से अल्फा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू अल्फा, यही है वी नेट की वैल्यू। और डायरेक्शन आपको फाइंड करने आता है। आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो फाइंड कर लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यहाँ है ही नहीं, रेडियस फाइंड करना है, खत्म। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने सिखा दिया मैंने आपको, काम हो गया। चलो नोट करो। हो गया एनी देते, यस सर। कुछ स्पेशल केसेस में कर लेते हैं। नाम का स्पेशल केसेस है, बट है क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए। इसका रेडियस ए आपको गिवन है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ वैल्यू बताइए। सारे स्पेशल केसेस आपको याद रखना है। जो डायरेक्शन वाला मैंने बताया ना, मतलब देख के क्वेश्चन उड़ा दोगे, ऐसा है, कुछ है नहीं ऐसे किए फट से हो गया। चीजें अगर समझोगे, थोड़ा सा रिवीजन करोगे नोट्स को, तो फिर आप और भी अच्छा करोगे। So mu naught I upon 8 है, डायरेक्शन the inward. करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट से क्या है, इनवर्ड। वैल्यू क्या होगी, वी नेट की एट पॉइंट पी पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, हाँ एक चीज और यहाँ लिख लेना, जो हम लोग को अल्फा लेना है वो हमेशा रेडियन में लेना है, ठीक है, रेडियन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियन में यहाँ की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, पाई से पाई उड़ गया, तो म्यू नॉट आई बाई 8 पे, ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। सेकंड स्पेशल केसेस करते हैं। इस केस में बताइए। So mu naught I upon 4 है, करेक्ट। डायरेक्शन outward. आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए डॉट लगा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई। पाई डाल दिया, पाई से पाई उड़ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की वैल्यू। थर्ड नंबर ऑफ स्पेशल केसेस।
सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बताइए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 करेक्ट, कुछ है ही नहीं इसमें, बस फॉर्मूला पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 विच इज 2 पाई, लगा दिए 2 से 2 उड़ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई जो मैग्नेटिक सेगमेंट पी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। एक और छोटा सा क्वेश्चन फटाक से उड़ा दो आप लोग। ये कंसेंट्रिक करंट कैरिंग कॉइल है ये डायरेक्शन I1 इधर फ्लो हो रहा है एंड I2 इधर फ्लो हो रहा है। ये रेडियस है R2, बड़ा वाला रेडियस है R1, पॉइंट की है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पर। I2 इज ग्रेटर देन I1, सॉल्व करो। अंशिका कैसे सॉल्व कर रहे हो? तो पहले दोनों का निकाल के उसके बाद उनको साथ में ऐड करना है। दोनों का तो निकालना है, बट दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस कॉइल का रेडियस R1 है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट्स। जो R2 है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नहीं, R2 के लिए इनवर्ड है, R1 के लिए आउटवर्ड है। तो गलत होगा, ये पहले सही बताया था। अनिदित्य आप क्या कर रहे हो, इसको कैसे सॉल्व कर? बोलो बोलो बोलो। मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, क्या करना है। समझ, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये जो I1 जो फ्लो हो रहा है जिसका रेडियस है R1, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो इनवर्ड। बता। हाँ, अनिदित्य आप बताओ। जिसमें I1 करंट इनवर्ड होगा सर। इनवर्ट हो रहा है, जिसका रेडियस R1 है उसके लिए मैं B1 मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या है इनवर्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट I1 अपॉन, कुछ कोई बोलेगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई इंटू ए। अब तो ऊपर ही प्रूफ करा मैंने, नॉट I अपॉन 2 पाई। मैंने पाई पाई उड़ा दिया, नहीं मैंने ए नहीं लिखा, ए लिख देना, म्यू नॉट I अपॉन 2a, ये हो गई B1 की, ए का जगह यहाँ तो रेडियस है ना विच इज R, B2 की डायरेक्शन क्या होगी वो बताओ। इनवर्ड। आउटवर्ड। B2 के लिए होगा, कोई भी एक क्वेश्चन ले लो ना वहां से कर लो, कोई भी एक क्वेश्चन कट कर लो, आराम से देख लो। आउटवर्ड, B2 की वैल्यू क्या होगी नॉट I2 अपॉन 2R। अब यहाँ पे आपको पता है कि
आई टू इज ग्रेटर देन आई एंड आर टू की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन आर। तो यहाँ तो ये नोन हो गया कि बी टू इज ग्रेटर देन बी वन तो होगा ही। और बी टू किधर है, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड वाला डोमिनेट कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बी नेट तुम्हारा आउटवर्ड ही होगा, क्योंकि आउटवर्ड जो आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है। बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टू माइनस बी वन। बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू अपॉन टू आर टू माइनस म्यू नॉट आई वन टू। यही वैल्यू आई है क्या, यस ये हो गया बी नेट। फटाफट क्वेश्चन लिखते जाओ, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। फिगर अच्छा नहीं बन रहा है मुझे। ठीक है, काम चला लो। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। करंट आई इस लूप में ऐसे फ्लो हो रहा है, लूप क्लोज है ना, तो करंट ऐसा फ्लो कर जाएगा। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अंदर का रेडियस R1, बाहर का रेडियस R2। दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड वन क्वेश्चन है, बस इतना। तीनों क्वेश्चन लिख लो, तीनों सॉल्व करके और लाना है आप लोगों को। डन ठीक है। Yes.